नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हम ज्योग्राफी और करंट अफेयर और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 68वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने को निर्देशित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 40। ठीक है, या आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायतों का गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ये आया था महात्मा गांधी जी के मन में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित कौन सा अनुच्छेद है हमारे उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे संविधान में, तो वो है अनुच्छेद 40। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो ये हैं ये किस में आते हैं? ये सबसे पहले आते हैं आपके डीपीएसपी, इनको बोलते हैं हम डीपीएसपी डायरेक्ट। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद आता है आपका, ठीक है, ये अनुच्छेद आता है आपका 36 से लेके 51 के बीच में। इसको बिल्कुल याद रखना। और भाग कौन सा है संविधान का? संविधान का ये भाग है भाग चौथा। ठीक है, भाग है चौथा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो अनुच्छेद 48 हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एक है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 40 हो गया। ठीक है, एक है अनुच्छेद 48। ठीक है, तो 48 में क्या है? 48 में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कुछ ऐसे प्रावधान बनाएगी कि जिससे जानवर या जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके लिए, उसके सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान बनाएगी। तो देखो, इसी का नतीजा ये है हुआ कि कि जो आपने सुने होंगे बहुत सारे एक्ट, एयर एक्ट सुना होगा आपने। ठीक है, एयर एक्ट आया था, कब आया था? 1981 में। एक आपने सुना होगा वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में। एक आपने फेमस एक्ट सुना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं। एक आया था आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है, तो ये सारे एक्ट भी आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद के कारण आए? इसी अनुच्छेद के कारण आए, तभी सरकार ने क्या बनाए? इन पे कानून बनाए। ठीक है, और अनुच्छेद 40 से क्या आया? अनुच्छेद 40 से आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसमें क्या बनाया गया? ग्राम पंचायत या पंचायती राज, जो आपने सुना होगा, पंचायती राज आया। और किस सूची में है ये? तो ये 11वीं क्या है? शेड्यूल में है, या 11वीं क्या है? शेड्यूल में आपका पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और इसी टाइम पे एक संविधान संशोधन और हुआ, 74वां संविधान संशोधन। इसको बोलते हैं नगर पंचायतों का गठन, या नगर पालिकाएँ जो होती हैं उसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ये भी 1900 का हुआ था, 93 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि, ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास 73 74 संविधान संशोधन। और अगर हम अनुच्छेद बोलेंगे कौन सा अनुच्छेद में ग्राम पंचायत हैं, तो उस आर्टिकल को आप याद रखना बिल्कुल, 243 अनुच्छेद आपका किस से संबंधित है? ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत से आपके पास कितने अनुच्छेद हो गए? इनको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 243, और इसके अलावा संविधान संशोधन कौन कौन से हो गए? 73वां और 74वां पंचायत, 74वां आपका नगर पालिका। इसके अलावा जो हमने इंपॉर्टेंट देखा कि कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची आपकी किससे है? पंचायत से है। और 12वीं अनुसूची आपकी किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा हम जो आर्टिकल देखते हैं कि अनुच्छेद जो 48 है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अनुच्छेद 51 है, तो 51 बार बार पूछा जाता है। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, एंड सिक्योरिटी, कि सरकार कुछ ऐसा काम करेगी कि हम क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय शांति बना सकें और अपनी सुरक्षा भी कर सकें। तो इसके लिए क्या करती है? जैसे यूएन है, तो भारत क्या बन गया? यूएन का सदस्य बन गया। ठीक है, जैसे भारत क्या है? डब्ल्यूएचओ का सदस्य बन गया। कि हमें क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी क्या करना है? इनका भी क्या करना है? इनके आदर्शों का भी क्या करना है? पालन करना है। और डीपीएसपी के लिए आप कभी भी किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि एक अनुच्छेद 41 है, जैसे उसमें लिखा हुआ आपके पास राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो क्या आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई कि सरकार हमें काम नहीं दे रही है? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डीपीएसपी के लिए आप कभी भी किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। ये सिर्फ सरकार को एक निर्देश हैं कि सरकार इनका पालन करते हुए समाज की क्या करे? भलाई करे।
ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल बचा है यहाँ पे अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को अनुच्छेद 32 हमारा क्या है, इसको संविधान की क्या बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। और ये किसने बोला था, ये संविधान की आत्मा ये किसने बोला था, ये बोला था हमारे अम्बेडकर साहब जी ने, ठीक है। अम्बेडकर साहब जी ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला था, संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। इसके अलावा चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित विवादों का समाधान पर निर्णय दिया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो इसमें अगर जो मामला जाएगा तो उसको कौन सुनवाई करेगा, तो राष्ट्रपति आपको पता है कि सबसे बड़ा होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हमारा ठीक है, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो या CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के कोई भी विवाद हो, चाहे चुनाव के विवाद हो, चाहे इलेक्शन के विवाद हो, कोई भी विवाद हो, तो उनको हमेशा कौन सुनता है, आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो भारत, इसमें एक आर्टिकल आता है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो वो आर्टिकल है आपके पास 52। तो 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और चुनाव वाला किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 54वां आर्टिकल। ये दो आर्टिकल तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। 54वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल आपका किसमें, 60 में, ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग में आपका कौन सा है, वो है आर्टिकल 61। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा एक आर्टिकल आप याद रखें, 72वां आर्टिकल, ठीक है। तो 72वां आर्टिकल में क्या है कि राष्ट्रपति की क्या है, क्षमादान शक्तियाँ हैं इसमें दे रखी हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको नाम दिया जाता है इलेक्टोरेट कॉलेज। इलेक्टोरेट कभी आपके पास सिंपल था आ जाएगा, इलेक्टोरेट कॉलेज का क्या मतलब होता है, तो इलेक्टोरेट कॉलेज का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग भाग लेते हैं वो सब इस कॉलेज के पार्ट हैं, तो इसको नाम दिया जाता है इलेक्टोरेट कॉलेज। तो कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें भाग लेते हैं एक तो लोकसभा और राज्यसभा, और जो स्टेट होते हैं, स्टेट की विधानसभाएँ, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब लोकसभा में भी कौन इसमें चुनाव दे सकता है या वोट दे सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में वो लोग वोट दे सकते हैं जिनको राष्ट्रपति नहीं, जिनको जनता चुनती है, ठीक है। और जिन लोगों को राष्ट्रपति चुनता है वो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे लोकसभा में आपने सुना होगा कि एंग्लो इंडियन होते थे, तो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे राज्यसभा में आपको पता है कि 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनते हैं, तो 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में कोई वोट नहीं दे सकते हैं, और ना ही उनको निकालने में कोई क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। विधानसभा में भी अगर कोई एंग्लो इंडियन है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देंगे, ठीक है। चलो इतना काफ़ी हो गया हमारा राष्ट्रपति के लिए। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट में हमारे क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। इनकी शक्तियों में लगभग इनकी सेम पावर होती है, बस एक ऐसी पावर है जिसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट ऊपर होता है गवर्नर से, ठीक है। और वो होता ही आपकी कौन सी पावर, क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, पर गवर्नर कभी किसी की भी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नर को किसी की मृत्युदंड को क्षमा करना होगा तो वो उसको किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और राष्ट्रपति ही लास्ट में फैसला लेंगे उसकी क्षमादान शक्ति का, ठीक है। तो एक मृत्युदंड ही है जिसमें प्रेसिडेंट गवर्नर से ऊपर होता है। लगभग इनके कार्य क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसा प्रेसिडेंट का संसद के लिए होता है वैसे गवर्नर का विधानसभा के लिए होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, पीएम की नियुक्ति करेगा कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वैसे सीएम जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको क्या जानने की जरूरत है। तो भारत का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 71 क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। 71 क्वेश्चन में क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा,
ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कौन चुनता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही आपस में वोट करते हैं और उनमें से एक सदस्य को क्या करते हैं, चुनते हैं, उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। तो इस समय हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी इस समय हमारे क्या हैं? स्पीकर हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में नहीं होता है चुनाव। राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे चेयरमैन, ठीक है। जो राज्यसभा की पीठ पे बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और इस चेयरमैन का कोई चुनाव नहीं होता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, ठीक है। इसको आप क्या रखें? बिल्कुल ध्यान रखें। और राज्यसभा में फिर क्या होता है? डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता है। डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता है, राज्यसभा के मेंबर आपस में चुनते हैं और डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं, पर चेयरमैन आपका उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, अब यहाँ से हम कुछ राज्यसभा की शक्तियों को देख लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा ही चेयरमैन को हटा सकती है। अगर कोई भी प्रस्ताव होगा तो सबसे पहले वो राज्यसभा में ही आएगा। तब राज्यसभा में अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तब वो आपका कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में जब वो 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तब वो क्या होगा? उपराष्ट्रपति अपने पद को क्या करेगा? त्याग कर देगा। पर इससे पहले जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो उससे पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। उससे पहले ये प्रस्ताव नहीं आ सकता है, ठीक है। और जिस टाइम पे ये प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में तो उसकी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। वो उसी दिन उस पद से हट जाए। फिलहाल के लिए वो अपने उस पद पे नहीं बैठेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कौन करेगा? तब फिर जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राज्यसभा की विशेष अधिकार क्या हैं। राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो राज्यसभा के 3 विशेष अधिकार हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही मिले हुए हैं, लोकसभा से ऊपर होते हैं ये अधिकार, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला तो हमने पढ़ ही लिया कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। दूसरा विशेष अधिकार है ये राज्यसभा का कि एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 312। तो 312 में लिखा हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती हैं? IAS, IPS, IFS होते हैं, ठीक है। तो एक नई सर्विस बनानी है। जैसे आजकल एक बात चलती है कि इंटरनेशनल इंडियन जुडिशियल सर्विस बनानी है हमें। एक जुडिशियल में न्याय के लिए भी कोई सर्विस होनी चाहिए। तो उसको कौन बना सकता है? उसको सिर्फ राज्यसभा ही बना सकती है, लोकसभा का इसमें कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। 2 हमने पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें, आर्टिकल 249, ठीक है। तो आर्टिकल 249 या 249 आर्टिकल ये बताता है कि आपने लिस्ट पढ़ी होंगी। एक होती है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ठीक है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, या समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर कोई भी विवाद, अगर कोई भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है, और इसमें अगर सेंटर कोई प्रस्ताव लाना चाहता है या सेंटर इसमें क्या कानून बनाना चाहता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कौन सा, कि जैसे क्या कृषि विधेयक आए थे अभी। तो कृषि विधेयक का क्या है? कृषि किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो इसमें क्या है कि सेंटर क्या बनाएगा? सेंटर उसमें क्या बनाना चाहता था? प्रस्ताव बनाना चाहता था। तो वो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? वो प्रस्ताव लाया जाएगा आपके कहाँ? राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा ही है कि वो ये डिक्लेयर कर सकती है। राज्यसभा जब इसको पास कर देगी कि स्टेट लिस्ट का कोई भी जो टॉपिक है, हमारे पास कृषि है, इस पे सरकार कानून बना सकती है, तभी सरकार इस पे कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा नहीं करेगी इसको पास तो ये कभी भी सरकार इस कानून को नहीं बना पाएगी। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। 3 विशेष अधिकार होते हैं और ये बार बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, और इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। अब आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल आपको कौन कौन से याद रखने हैं? एक आर्टिकल होता है 79, एक होता है 80 और 81, ठीक है। तो 79 में साफ साफ लिखा हुआ है संसद या पार्लियामेंट, कि भारत की एक संसद होगी। 80 में, तो 80 81 में हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा, ठीक है, कि राज्यसभा होगी भारत की एक। और 81 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा। तो इनको कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? तो आपको पता है कि जो राज्यसभा होती है इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन या अपर हाउस। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस भी बोलते हैं,
ठीक है। तो जो उच्च वाला होगा उसको याद रखना कि उच्च वाला पहले आएगा, ठीक है। संसद सबसे बड़ी होगी, संसद के बाद राज्यसभा सबसे बड़ी होगी, फिर होगी आपकी लोकसभा। तो इस तरीके से याद रखना आप 79 फिर 80, तो उच्च वाला पहले आएगा और निम्न वाला बाद में आएगा। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना, 79, 80, 81, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो न्यायालय हैं, एक होते हैं सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एक होते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को बोलते हैं हम हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चाहे वो सीजीआई हो गए या जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो आयु होती है वो होती है आपकी कितनी, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जजों की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। 62 वर्ष में क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 तो जज हैं, और एक क्या है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये बार बार पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में कितने हैं, तो टोटल हो गए 34। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 34 मारेंगे आप। अगर वो पूछेंगे कि चीफ जस्टिस को छोड़कर कितने जज हैं, तो आप आंसर मारेंगे 33, ठीक है। चलो इसके आगे, और इस समय हमारे वर्तमान कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं आपके CV रमन्ना, NV रमन्ना, सॉरी NV रमन्ना, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग की जाए, आप 73rd क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत भंग की जाए तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक हैं। तो जितने भी हैं, अगर माने बात विधानसभा भंग होती है तो उसके चुनाव कब किए जाने चाहिए, चाहे पंचायत भंग हो, ठीक है, चाहे लोकसभा भंग हो, चाहे लोकसभा भंग हो, पंचायत भंग हो, तो इनके चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। अगर माने बात राष्ट्रपति जैसे हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस पोस्ट को कितने माह के अंदर भर देना चाहिए, उसको भी 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। चाहे उपराष्ट्रपति के साथ भी कुछ दुर्घटना होती है तो उनके पोस्ट को भी जल्दी से हमें क्या 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा ही। अब पंचायत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वोटर या पंचायत का अगर जैसे किसी को सदस्य बनना है, ठीक है, तो जैसे लोकसभा का सदस्य बनना है चाहे विधानसभा का सदस्य बनना है, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मेरी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, ना लोकसभा का ना विधानसभा का। पर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष से ऊपर हैं तो आप प्रधान बन सकते हैं, या आप क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप ये 21 वाला बिल्कुल क्या रखें, आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 74। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने आर्टिकल आपको याद करवा दिया कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और 61 में उसको हटा देंगे। 61 में उसमें क्या चलाएंगे, महाअभियोग चला देंगे राष्ट्रपति के खिलाफ। तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखने बिल्कुल। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सबसे बड़ा होगा। और मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा इसमें है कि अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है, राष्ट्रपति चाहता है कि मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ राष्ट्रपति, वो त्यागपत्र देना चाहता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उप राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन बार बार क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा, जैसे राष्ट्रपति हटेगा तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा जब तक चुनाव नहीं होता है। तो वैसे जैसे आपका स्पीकर है, स्पीकर अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, वो डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वाइस प्रेसिडेंट जो आपका उपराष्ट्रपति है उसको अगर इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा, वो डिप्टी स्पीकर को नहीं देगा या डिप्टी चेयरमैन को नहीं देगा, वो देगा आपको राष्ट्रपति को क्या देगा, अपना इस्तीफा देगा। इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। राष्ट्रपति को देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, स्पीकर को देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। वैसे अगर CGI को भी अपना इस्तीफा देना है या CGI भी किसी कारण अपनी जॉब छोड़ना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को क्या देगा, अपना इस्तीफा देगा। तो इस चीज़ को आप क्या रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम ये इंग्लिश में भी हैं, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। देखो 75 क्वेश्चन हो गया। 75 क्वेश्चन में क्या है, देखो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो हमारी लोकसभा में जो स्थान आरक्षित हैं वो आपके 84, ठीक है। तो SC के लिए कितनी सीटें हैं, 84 हैं। और अगर हम ST की बात करें तो ST की कितनी है, 47 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी ये सीटें हैं, हमारी क्या हैं, आरक्षित हैं। अब ये पूछा जाता है कि रिजर्वेशन किस आर्टिकल में
है लोकसभा और राज्यसभाओं में। सॉरी, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा में आरक्षण होता है। तो आरक्षण जो आपके पास आर्टिकल आते हैं वो कौन कौन से हुए, वो हो गया आपके कितना 330 और एक 332। इन दो संविधान आर्टिकलों को आप क्या करना, याद रखना। 330 की बात करेंगे हम तो 330 है आपका लोकसभा में आरक्षण SC ST के लिए, और 332 में जो आरक्षण है वो आपका किसके लिए है, विधानसभाओं में या हमारी जो स्टेट असेंबली होती हैं उनमें आरक्षण। इन दो आर्टिकलों को याद रखना 30 और 32। तो बीच के आर्टिकल कहाँ चले गए, एक 331 है, ठीक है, और एक 333। तो 331 में क्या है, ठीक है, 330, इनको दोबारा ऐसे करते हैं 334, ठीक है, 330, 31, 32 छूट गए हैं बीच में, ठीक है, 332। देखिए अब इन आर्टिकलों को देखते हैं। तो 330 में क्या है कि SC ST के लिए हमारा क्या है, लोकसभा में क्या है, आरक्षण है, ठीक है, सॉरी किसमें, लोकसभा में। और 31 में क्या है, 31 में है आपका एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, किसमें, लोकसभा में। जो अभी क्या कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 104वां संविधान संशोधन आपने सुना होगा, इससे क्या कर दिया, इस एंग्लो इंडियन के आरक्षण को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। 32 में किसके लिए होगा, विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। फिर 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, जिसको फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम 76 क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके पास 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो उस दिन जो अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, क्योंकि जो अध्यक्ष उस समय बने थे वो टेम्परेरी बने थे, अस्थायी बने थे, कुछ टाइम के लिए बने थे। तो टेम्परेरी अध्यक्ष जो उस टाइम में बने थे वो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। और उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग हुई थी। तो 11 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें परमानेंट एक अध्यक्ष बना दिए गए, जो बिल्कुल परमानेंट लास्ट तक रहे, जब तक हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार नहीं हो गया था। तो वो कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद। तो अगर यहाँ पे ये सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष अगर वो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पूछे तो आप टेम्परेरी पूछे तो आप मारेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अगर परमानेंट पूछे तो बनेंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। और इन 2 डेट को बिल्कुल क्या रखना, आप याद रखना, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि UKPSC को पंचायत से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो पंचायत आपको बिल्कुल पूरी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पंचायत के आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो पंचायत का चुनाव करने के लिए निर्णय कौन लेगा, तो देखो पंचायत किस सब्जेक्ट, किस लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट या राज्य सूची का क्या है, पंचायत आपका भाग है। तो राज्य सूची का भाग है, तो इसमें कौन करेगा, राज्य सरकार ही करेगी। राज्य सूची का कोई भी विषय होगा तो उसमें कौन करेगा, आपका राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है। तो पंचायत का कुछ भी हो तो वो करेगी राज्य सरकार। और पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायतों को चुनाव आयोग नहीं करवाता है, पंचायतों को चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें आप। और ये किस आर्टिकल में दिया है, 243 में, किस में है, 243 आर्टिकल में ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं। और ठीक है, देखें अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। भारत के संविधान को बनने में, भारत के संविधान को के निर्माण में कितना समय लगा, कितना क्या लगा, समय लगा। और एक बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बिल्कुल क्या कमेंट सेक्शन में दें। देखते हैं कि कौन इसका आंसर देता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को ज़रूर क्या करें, लाइक करें। धन्यवाद।